आदिराज की नजर दरवाजे के पास खड़ी सुहानी पर गई। सुहानी कियान को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी, पर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए वो दरवाजे के पास खड़ी सबकी बातें सुनने लगी। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ऐसी क्या वजह थी जो कियान अपने परिवार के होते हुए भी उनसे इतना दूर हो गया था। तभी आदिराज ने सुहानी को देखकर इशारे से अपने पास बुलाया। सुहानी धीमे कदमों से उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। अधिराज के चेहरे पर सुहानी को देखकर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने सुहानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हैं हमारी बड़ी पोता बहू। फिर अधिराज ने कियान की तरफ देखकर कहा, मुझे तुम्हारी पसंद आई। मुझे खुशी है कि तुमने शादी कर ली और अपने इस अकेलेपन को दूर कर लिया। पर जो तुम इतने सालों से कहते आए हो ना कि तुम अपने पापा के जैसे नहीं हो, तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो, अपने मन की करने वाले। कियान ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा नहीं था कि उसके दादाजी उसे उसके पापा से कंपेयर करेंगे। वो बचपन से ही खुद को अपने पापा से अलग करता आया था, पर आज भी उसे यही सुनने को मिला कि वो अपने पापा जैसा है। कायरव पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुशी थी कि उनके पिता ने उनके बेटे और उन्हें एक जैसा बताया था, तो वहीं कियान को इस बात का दुख था। कियान ने अधिराज की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैं उनके जैसा नहीं हूं। अधिराज ने कियान की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, 24 साल पहले जो तुम्हारे पापा ने किया, वही 24 साल बाद तुमने भी किया। कियान, इसे ही कहते हैं खून का रिश्ता। तुम जितना खुद को कायरव से अलग बताने की कोशिश करते हो, तुम उतना ही उसके जैसा काम करते हो, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि जैसा बाप वैसा बेटा। अधिराज की ये बातें कियान के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। कियान जानता था कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे। उसने भी अपने पापा की तरह बिना बताए शादी कर ली थी। कियान यही सब सोच रहा था। वहीं अधिराज को लग रहा था कि उन्होंने कियान को ज्यादा ही बोल दिया, तो उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मैं नहीं जानता कि मैं और कितने दिन तक जीऊंगा। मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम सबको एक साथ देखना चाहता, और अब यही मेरी आखिरी इच्छा है। उनकी इस बात पर कियान ने कहा, आप बहुत जल्द सबको एक साथ देखेंगे दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूं। कियान की बात पर अधिराज धीरे से मुस्कुरा दिए। फिर वो सभी अधिराज को आराम करने के लिए कहकर उनके रूम से निकल गए। बाहर आते ही कायरव ने कियान पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम उनकी हालत नहीं देख रहे हो, जो तुम उन्हें ऐसी हालत में भी झूठी उम्मीद दे रहे हो? उन्हें अब सच बता क्यों नहीं देते कि शिव्यान अब नहीं है, वो अब लौटकर कभी नहीं आ सकता। ये सुनकर कियान को गुस्सा आ गया और उसने अपनी तीखी नजरों से कायरव को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं उसे लेकर आऊंगा। कायरव ने कियान की जिद पर झल्लाते हुए कहा, अरे जो है ही नहीं उसे लेकर कैसे आओगे तुम? कायरव की बात कियान के गुस्से को और बढ़ा रही थी और फिर कियान ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, किसने कहा कि वो नहीं है? क्या बॉडी मिली शिव्यान की? नहीं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिव्यान अब नहीं रहा? वो जिंदा है और मैं उसे लेकर वापस आऊंगा। कियान की बातों ने कायरव को चुप करा दिया। वो अपनी पूरी बात करके जाने लगा। फिर तभी कायरव ने उसे रोकते हुए दूसरा सवाल किया, तो उसका क्या? कहाँ रखा है तुमने उसे? उनकी इस बात पर कियान ने कहा, वो जहां है ठीक है, जब सही वक्त आएगा मैं उसे वापस ले आऊंगा। कियान का ऐसा रूड बिहेवियर कायरव को गुस्सा दिला रहा था। इसीलिए एक बार फिर उन्होंने गुस्से में कहा, अपने ही बच्चों को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है। ये सुनकर कियान ने उनकी तरफ देखा और होठों को तिरछा करके कहा, तो सही से निभाइए अपनी जिम्मेदारी। क्यों आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अपने दुश्मनों से? मैं मां की तरह उन्हें नहीं खो सकता। ये बोलकर कियान चला गया। उसके जाते ही कायरव भी चले गए। सुहानी जो उनके पीछे ही खड़ी थी, उनकी बातें सुनकर वो फिर से सोचने पर मजबूर हो गई। सुहानी ने खुद से कहा, कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं यहाँ सबके रिश्ते। आखिर क्यों सबके दिलों में इतनी कड़वाहट है? इनके पास फैमिली है और फिर भी लोग एक साथ नहीं रहते, और जिनके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली के लिए तरसते हैं। ये कहते हुए सुहानी को अपनी फैमिली याद आ गई
और अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए सुहानी कियान के पीछे उसके रूम में चली गई। वहीं कैलिफोर्निया में शिवी अपनी क्लास में थी। उसके कहने पर रेहान आज उससे थोड़ा दूर ही बैठा था। प्रोफेसर के जाने के बाद क्लास की सभी लड़कियां, जिनमें कुछ शिवी के जैसे ही इंडियंस थी, सभी एक जगह इकट्ठी होकर कुछ डिस्कस कर रही थी। उन्हीं में से एक लड़की रोजी ने शिवी से कहा, यार शिवी, आज क्लब चले? शिवी ने उसे मुंह बनाकर देखते हुए कहा, तू जानती नहीं है क्या, मुझे क्लब जाना अलाउ नहीं है। उसकी बात पर रोजी ने झुंझला कर कहा, क्या यार, तुझे कुछ अलाउ भी है? इतने रिस्ट्रिक्शन तो जेल में कैदी पर भी नहीं होते जितने तेरे ऊपर है। उसकी बात सुनकर शिवी ने अपना सिर झुका लिया। उसे भी बुरा लगता था कि उसकी लाइफ ऐसी क्यों है। सबकी तरह वो भी एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती? क्यों उसे हर समय बॉडीगार्ड के साथ रहना पड़ता था? क्यों वो सबकी तरह खुली हवा में सांस नहीं ले सकती थी? शिवी यही सोच रही थी कि तभी रोजी और कुछ लड़कियां उसे फोर्स करने लगी। उसने एक दो बार और मना किया, पर उनके जिद करने पर वो मान गई। फिर उसने रेहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे कैसे बचूं? ये गिद्ध बनकर हर समय मेरे ऊपर मंडराता रहता है। वे सभी जानती थी कि रेहान उसका बॉडीगार्ड है। तभी रोजी ने शिवी से हंसते हुए कहा, यार तेरे घर वाले भी सही है, बड़े हैंडसम बेड़ियां बांधी है तेरे पैरों में। उसकी बात पर शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। रोजी ने गहरी सांस लेकर फिर से कहा, चल अब ये सब छोड़, क्लब चल रही है या नहीं ये बता। उसकी बात पर शिवी ने पलकें झुका ली और धीरे से कहा, पर इसका क्या करूं? इस बात पर एला ने रेहान को देखते हुए कहा, डोंट बी स्कैर्ड यार, वी विल हैंडल इट। एला की बात पर सब खुश हो गए। रोजी शिवी के कान में उसे आज रात का सारा प्लान बताने लगी। रेहान से कैसे पीछा छुड़ाना है, यह आइडिया भी रोजी और एला ने ही शिवी को बता दिया था। उनके बताए आइडिया को फॉलो अप करते हुए वो रेहान के पास चली गई। रेहान अपने सामने खड़े शिवी को देख रहा था। तभी उसने शिवी को देखते हुए कहा, आपको कुछ कहना है? शिवी ने नर्वसनेस में अपना चश्मा ठीक किया और घबराहट को छुपाते हुए उससे कहा, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। ये सुनकर उसने ओके कह दिया। शिवी एक के बाद एक क्लास लेती रही। इतनी सारी क्लासेस लेकर रेहान बोर हो गया था, इसीलिए वो कॉरिडोर के चक्कर लगाते हुए उस पर नजर रख रहा था। तभी नजर हटी और दुर्घटना घटी की कहावत को सही साबित करते हुए जैसे ही रेहान की नजर शिवी पर से हटी तो वो उसकी नजरों से गायब हो गई। रेहान ने जब क्लासरूम के अंदर देखा तो ना उसे शिवी कहीं दिखी और ना ही उसे क्लास की कोई और लड़की दिखी। ये देखकर रेहान के चेहरे पर तनाव आ गया और वो पूरे कॉलेज में शिवी को ढूंढने लगा, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। रेहान ने कॉल करके बाहर खड़े अपने आदमियों से शिवी के बारे में पूछा तो उन्होंने भी उसे कॉलेज से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। शाम ढल गई थी। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शिवी को कहाँ ढूंढे। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर इधर उधर देख रहा था। फिर वो कुछ सोचते हुए वापस से क्लासरूम की तरफ जाने लगा। रेहान के चेहरे पर अब टेंशन दिख रही थी। शिवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने जब शिवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उसने प्रॉमिस किया था कि उसके रहते उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। पर आज रेहान को डर लग रहा था कहीं शिवी की बेवकूफी की वजह से उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये सोचते हुए रेहान ने अपने कदमों को तेज किया और तभी वो सामने से आ रही लड़की से टकरा गया। लड़की के हाथ में पकड़ी हुई बुक्स नीचे गिर गईं और रेहान झुककर उसकी बुक्स उठाने लगा। तभी बुक्स देते हुए उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसे याद आया कि उसने इस लड़की को शिवी की क्लास में भी देखा था। रेहान के पूछने पर उस लड़की ने रेहान को सब बता दिया कि उसकी क्लास की सभी लड़कियां पार्टी करने के लिए क्लब गई हैं। रेहान ने उससे उस क्लब का एड्रेस लिया और वो भी क्लब चला गया। जब तक रेहान क्लब पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। वो क्लब बहुत बड़ा था। क्लब में सैकड़ों लड़के लड़कियां थे और सभी अपनी ही धुन में मगन थे। रेहान खड़ा उन सब में शिवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर क्लब की डिम लाइट में और इतनी क्राउड में उसका शिवी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी रेहान ने गुस्से में कहा, इतने सारे लोगों में कहां ढूंढूं मैं उस पागल लड़की को। आज उसकी बात में शिवी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। रेहान को उस पर गुस्सा आ रहा था। रेहान की नजरें पूरे क्लब को एक्सप्लोर कर रही थी, पर वो चेहरा जिसे वो ढूंढ रहा था वो भीड़ में कहीं गुम था। फिर उसने गहरी सांस ली और इधर उधर देखते हुए डांस फ्लोर की तरफ जाने लगा। इसी बीच कई लड़कियां रेहान से टकराईं और उसके साथ डांस भी करना चाह रही थी, पर उन लड़कियों को खुद से दूर करते हुए वो आगे जा रहा था। तभी एक लड़की ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अचानक खींचने से रेहान का बैलेंस बिगड़ गया और वो उस लड़की के ऊपर थोड़ा झुक गया। वो लड़की इतने हैंडसम चेहरे को अपने इतने करीब देखकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी रेहान ने उसके इरादे को भांप कर उसे खुद से दूर कर दिया।
उसने डांस फ्लोर से बाहर आकर लंबी सांस ली और एक बार फिर शिवी को ढूंढने लगा। उधर शिवी काउंटर के पास खड़ी ड्रिंक कर रही थी। उसका मुंह डांस फ्लोर की तरफ था और वो एला और बाकी सभी को डांस करते हुए काउंटर के सहारे खड़ी देख रही थी। वो आज अपनी आजादी की खुशी मना रही थी। उसके होठों पर बिखरी स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी। तो वहीं अब रेहान को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आखिर ये लड़की है कहाँ? ट्रबल मेकर, जब देखो तब प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। ये कहते हुए उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसकी नजर उसे कुछ दूर खड़ी शिवी पर गई। उसे देखकर रेहान की भौएं सिकुड़ गईं और उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। शिवी ने ब्लैक कलर की वन पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी। वो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। उस ड्रेस में उसकी बॉडी ज्यादा रिवीलिंग दिख रही थी। उसकी सफेद स्किन क्लब की डिम लाइट में चमक रही थी। आज उसकी आंखों पर चश्मा भी नहीं था। उसने अपनी आंखों में लेंस लगाया था। शिवी का ओवरऑल लुक गॉर्जियस था। वो मेकओवर करके बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। वो रोजी से बात करते हुए बीच बीच में ड्रिंक की सिप्स ले रही थी। तो वही रेहान उसे गुस्से में घूर रहा था। जाने क्यों, पर रेहान को उसका इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनना पसंद नहीं आया। उसने शिवी को घूरते हुए कहा, क्या पहना इस लड़की ने? क्या इसे कुछ और नहीं मिला पहनने के लिए? ये कहते हुए रेहान उसे घूरते हुए तेज कदमों से उसके पास चला गया।